ये देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गया, यानी कि यह प्रश्न या तो 4 नंबर में आएगा या तो 6 नंबर में आएगा, और इसमें 100 से 150 शब्द हमको लिखना है। ठीक है, अब 100 से 150 शब्द कैसे लिखाएगा? प्रश्नों को रटना नहीं है, प्रश्नों को क्या करना है, सीखना है, समझना है उसको। प्रश्न को अगर आपने सीख लिया या समझ लिया तो उसका उत्तर आप लिख लेंगे ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहले इसको देखते हैं। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव के प्रकृतिकरण, तो ये होता क्या है? तो इसको पहले छोटा सा हम बता देते हैं ये होता क्या है। तो ये होता ये है कि आदिम काल में जब मनुष्य पिछड़ी हुई अवस्था में था तो प्रकृति से डरता था, क्योंकि वो प्रकृति को समझ नहीं पाता था कि प्रकृति में जो आंधी आ रही है, भूकंप आ रहा है, या फिर सूखा पड़ जा रहा है, या बाढ़ आ जा रही है, वो किस कारण से हो रहा है। तो वह प्रकृति से डरता था और अपने को प्रकृति के अनुसार ढाल रखा था। प्रकृति जितना हमको देगी उसी में काम चलाना है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, अब इसी बात को हमको इतना समझ में आ गया कि मनुष्य ने क्या चीज़ें समझ में आई हैं कि मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल रखा था। और क्यों ढाल रखा था? क्योंकि उसे प्रकृति का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब इसी को हम 150 शब्दों में किस प्रकार से बनाते हैं उसको समझिए आप। ठीक है, जैसे कोई भी अगर प्रश्न आ जाता है तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, बड़ा प्रश्न, तो 4-5 चीज़ें याद रखिए हर प्रश्नों में होना ही चाहिए। सीक्वेंस ऐसे ही लिखा जाता है, ये नहीं कि पहले हम उसका कारण लिख दें, कारण लिखने के बाद परिभाषा बाद में लिखें, फिर प्रकार नहीं लिखे, फिर कुछ और लिखे आगे पीछे, जब तक छूटा है कुछ फिर उसी में आ जाते हैं। मान लीजिए लिखते लिखते जा रहे हैं, तब तक अरे वो चीज़ भूला है, तब तक उसको फिर यहीं डाल दें, तो इससे प्रश्न का उत्तर बिगड़ जाता है। तो इसको अच्छे से कैसे लिखना है इसको देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा कि ये क्या है। तो क्या है, मनुष्य को अपने को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेना ही क्या है, मनुष्य का प्राकृतिकरण है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि मनुष्य उसको प्रकृति के नियमों को समझ नहीं पाता था और उससे डरता था, उसकी प्रचंडता से डरता था, उसकी बातों को सुनता था इत्यादि। किताब में दिया गया उसको लिख लेंगे। यानी कि का परिभाषा क्या हो गई कि मनुष्य का प्रकृति के अनुसार ढाल लेना हो गया, और उसका कारण क्या हो गया कि प्रकृति के नियमों को न समझ पाना था। ठीक है, ये हो गया। और प्रकार इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो दिया गया है 4-5 चीज़ें, हो सकता है सभी प्रश्नों में लिखने का अवसर ना मिले। जैसे ये प्रकृति का, मानव का प्रकृतिकरण का प्रकार नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह इसका प्रभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जब नहीं समझ पाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा कि प्रकृति की पूजा करेगा और प्रकृति से डरेगा। ठीक है, और इसी अवस्था को क्या कहा गया, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। ठीक है, और इसका उपाय इसमें नहीं है, सुझाव इसमें नहीं है। तो ये प्रकार, उपाय, सुझाव इसमें नहीं लिखना, 3 चीज़ों को पकड़ेंगे और इसे अगले का क्रम लिख देंगे तो यह उत्तर पूर्ण हो जाएगा। इसका उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं, किस प्रकार एक मॉडल उत्तर आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए उसी प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है कि पहले हमने क्या लिखना था, क्या होता है। तो ये पहला पैराग्राफ क्या हो गया, उसकी परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा में देखिए क्या लिखा गया है, मानव के प्रकृतिकरण का अर्थ मानव को स्वयं के प्रकृति के अनुसार ढाल लेना है। ठीक है, परिभाषा हो गई। इसी में 2 लाइन और बढ़ा देंगे ताकि हमारा एक पैराग्राफ हो जाए। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होने के कारण मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, क्योंकि इस समय वह प्रकृति को भली प्रकार से नहीं समझता था। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। अब इसका कारण क्या है, परिभाषा के बाद हमने बताया होगा कि इसका कारण लिखना है या क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस अवस्था में मानव प्रकृति के नियमों को नहीं समझ पाने के कारण वह प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था, वह उसकी पूजा करता था। ठीक है, इसी कारण वह विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तत्वों जैसे पवन, जल, सूर्य, वृक्ष इत्यादि की पूजा किया करते थे। आपने देखा होगा कि आज भी जो है प्रकृति की पूजा की जाती है। जैसे
वायु जैसे पहले थे पवन देव, जल देवता, जैसे नदियों को देवी माना गया है, सूर्य को देवता माना गया, वृक्ष जैसे पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, महुआ का वृक्ष या आंवले का वृक्ष की पूजा की जाती है। कई सारे पशुओं की भी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकृति का मानव का प्रकृतिकरण है। ठीक, अब देखिए ये क्या क्या हो गया, हमने क्या क्या लिख दिया दो पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में लिख दिया परिभाषा और दूसरे पैराग्राफ में हमने लिख दिया कारण। ठीक है, अब देखिए इसी बात को दूसरे शब्दों में कह दिया गया, आधुनिक भूगोलवेत्ता इसी को पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, इसमें प्रकृति श्रेष्ठ होती है, यानी एक स्वामिनी की भूमिका में होती है, जबकि मनुष्य एक दास के समान होता है। ठीक है, ये हो गया मानव का प्रकृतिकरण में जो स्थिति थी, उसको हम के दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, उसके बाद उसका उपाय सुझाव जो भी था, तो मनुष्य क्या करेगा, जब उस स्थिति में है तो मनुष्य ने प्रकृति को नियमों को समझा और समझने के अनुसार प्रौद्योगिकी विकसित की, और प्रौद्योगिकी विकसित करने के बाद उसी तरह की क्रिया किया। जैसे आपके ही किताब में उदाहरण दिया गया है कि घर्षण के नियम को समझकर आग का विकास किया गया। इसी तरह वायु के नियम को समझकर वायुयानों का निर्माण किया गया। अनुवांशिकी को समझकर बीमारियों को समझ लिया गया। ठीक है, तो इससे एक उपाय मिला और मनुष्य ने क्या किया, प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रकृति के साथ अन्योन्य क्रिया किया, जिससे मनुष्य अब प्रकृति का दास मात्र नहीं रह गया और उसको प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता बन गया। धीरे धीरे मनुष्य की प्रकृति के साथ प्रकृतिकरण समाप्त हो गया। हालांकि लिख सकते हैं, यद्यपि वर्तमान में भारत में कुछ क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां प्रकृतिकरण की अवस्था में हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ सकता है, लेकिन आपके प्रश्न के हिसाब से 150 शब्दों में हमको उत्तर देना था, तो इसको 150 शब्दों में किया गया है। नहीं तो इसी को हम क्या आगे बढ़ा सकते थे, देखिए यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं कि मनुष्य ने धीरे धीरे प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी को अपनाकर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करने लगा। उससे पर्यावरण प्रदूषण हुआ। और संभववाद की बात कर देंगे, और फिर संभववाद के बाद प्रदूषण के कारण जो है नवनिश्चयवाद की अवधारणा आई। तो इसको हम 200-250 शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको चूँकि उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम 150 शब्दों में इस प्रकार से मॉडल उत्तर लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देंगे, यानी 6 नंबर वाले प्रश्नों या 4 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो पैराग्राफ को छोटा छोटा बनाना है। जैसे यहाँ देखिए 30-40 शब्द का एक एक पैराग्राफ बनाया गया है। ये 4 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ बनाइए, और 6 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 4 पैराग्राफ या 5 पैराग्राफ बनाइए। ठीक है, पैराग्राफ के छोटा होने से कॉपी चेक करने में आसानी होती है, और पैराग्राफ के अतिरिक्त अगर कहीं डायग्राम बनाने की सुविधा होती है, डायग्राम अगर बन जाता है तो उसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम बनाने से या पैराग्राफ छोटा रखने से कॉपी चेक करने में सुविधा होगी, जिसको हम लोग भी कॉपी चेक करते समय ध्यान में रखते हैं, और ऐसे कॉपियों पे नंबर ज़्यादा दिया जाता है। अगले प्रश्न में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार डायग्राम भी बनाया जा सकता है प्रश्नों में।